नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के और इसके एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 16 जून 2018 शनिवार। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है इंडिया का बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है और ये जर्नलिज्म के करेज को सपोर्ट करने वाला न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर जो आर्टिकल आते हैं वो जो कॉमन मैन जो होते हैं उसके दिल को छूने वाले आर्टिकल होते हैं। और जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के ऊपर से, तो वो हमेशा ये ध्यान में रखती है कि सोसाइटी के बेस्ड जो आर्टिकल है, पब्लिक एट लार्ज के ऊपर जो भी इफेक्ट करने वाले जो भी टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, चलो उनके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे क्योंकि हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो हम क्या लेके आए हैं? हम लेके आए हैं 9 सब्जेक्ट का एक कंप्लीट जनरल स्टडीज का कोर्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 350 से ज्यादा लेक्चर्स है, 300 आवर्स का यहाँ पे कंटेंट है, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेपर्स है, मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो सारा कोर्स है, ये कोर्स आप आईएएस 2000 मेंस तक एक्सेस कर पाओगे। अनलिमिटेड टाइम आप रिवाइज कर पाओगे, चाहे वो पीडीएफ को डाउनलोड करना हो या फिर किसी भी वीडियो को एन नंबर ऑफ टाइम्स देखना हो। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है, कोई भी ऐसी हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है जिससे हम आपको बांधना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको गारंटी प्रोवाइड कराते हैं कि आपके आसपास में जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं इससे हम बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छा नॉलेज दे रहे हैं आपको। ये सारी चीजें आपको टैक्स के साथ मिल रही है 5999 रुपीज के अंदर। और यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। और इस कोर्स में अब तक हमारे साथ 2000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं। और इसके साथ यहाँ पे और भी चीजें गिव अवे में दी जा रही है, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ 6 महीने की गवर्नमेंट की योजनाएं, इसके साथ द हिंदू एडिटोरियल के 6 महीने के पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट जीएस आर्टिकल्स 6 महीने के। और यहाँ पे 30 मॉक पेपर्स दिए जा रहे हैं जो आईएएस 2019 के लिए हेल्पफुल है विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और यहाँ पे 3 महीने का फ्री मंथली सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है हमारी मिशन यानी कि गोल आईएएस 2019 मैगजीन का, जो एक कलर मैगजीन है। और ये आपके घर तक पहुंचाई जाएगी एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिए दोस्तों, एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना है, ना मैगजीन का पैसा, ना आपके घर तक पहुंचने का कुरियर या फिर पोस्टेज चार्ज। एक्सट्रीमली फ्री है ये। तो कैसे मिलेगी, क्या करना है? तो www.upscisexams पर जाए, सारी जानकारी वहीं पर मिलेगी। इवन आप वहां पे जो हमारी चैट विंडो है आप वहां पे उसका भी यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स दिए हैं, वहां पर आप कॉल करके भी रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन का आंसर और समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो www.upscisexams.com को जाकर चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो जो पहला आज का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है वो है कि किस तरह से नंबर्स जो है वो गलत दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद। क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो मैन्युअली जो कचरा उठाने वाले होते हैं, कचरा साफ करने वाले जो लोग होते हैं, जो सुएज, गटर और कैनाल और सेप्टिक टैंक्स जो साफ करने वाले लोग होते हैं, तो सरकार बोलती है कि ऐसी कोई एक्टिविटी करने के लिए मैन्युअली कोई काम ही नहीं करता, बिकॉज इट इज बैंड बाय लॉ इन कंट्री एंड स्टेट एजेंसीज आर बाउंड टू एक्ट अगेंस्ट इट्स प्रिवेलेंस could be the reason for every official count of those engaged in the activity is low। काफी लो नंबर है। और या फिर काफी स्टेट तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स है, उन्होंने कहा कि भाई अभी इंडिया के अंदर सिर्फ 53,000 ऐसा मैनुअल क्लीनर्स है, उनमें से वो भी 12 स्टेट्स के अंदर। लेकिन ऑफिशियल जो नंबर्स है 4 टाइम्स मोर देन एन ऑफिशियल काउंट फ्रॉम 2017। 2017 के अंदर जो रियल नंबर्स आते हैं वो ये 53,000 से भी 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हो जाएंगे 2,12,000 लोग अगर एग्जैक्ट नंबर से ही चलेंगे तो। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज्यादा है। तो ये जो न्यूज़पेपर है फ्राइडे को, इसी न्यूज़पेपर के अंदर मैथोलॉजी
बताई गई कि एक सर्वे हुआ वर्कर्स का, वहां पे काफी सारे एक्सक्लूजन्स भी रखे इन्होंने कि स्पेशली जो वर्कर्स अर्बन एरियाज में काम करते हैं उनको कैलकुलेट किया गया। फिर कि उस एजेंसी ने काफी सारे जो रीजन थे वहां पर उन्होंने ऐसा सोचा कि ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में यानी कि कौन कौन से वर्क स्पेसिफिक करने वाले लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो तो, कई स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसी बोलती है हमारे यहाँ पे मैन्युअल वर्क करने वाले लोग ही नहीं है, हम उनको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो उनको मुहैया करा देते हैं, इसलिए उनको मैन्युअली काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हरियाणा है वो बोला कि भाई जीरो मैन्युअल क्लीनर, तो यहाँ पे इसका नंबर जो सर्वे के अंदर निकल गया वो था 1040 लोग ऐसा मैन्युअली काम करते हैं। यूपी ने नंबर खुद आके बोल दिया कि हमारे यहाँ पे दोस्तों ये कोमा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1056 पर्सन। तो यूपी ने बोला हमारे यहाँ पे 1056 लोग जो है मैन्युअली काम करते हैं, जो सर्वे बोला 28,796 लोग मैन्युअली काम करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड किए गए हैं, इनसैनिटरी लैट्रिन्स को साफ करने वाले और नाइट सॉल्ट कैरियर्स, या फिर वो लोग जो क्लियर एक्सक्रीटा जो है उसको उठाते हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से, यानी कि रेलवे ट्रैक के अंदर सारी ट्रेन आज भी उतनी सज नहीं है कि जब भी टॉयलेट और लैट्रिन यूज हो तो वो जो सारा वेस्ट होता है वो कोई टैंक के अंदर जाता हो। आज कई सारी ट्रेन आज भी ऐसी है जहां पर वो कचरा रेलवे ट्रैक के ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उसको उठाने वाले, सेप्टिक टैंक को साफ सूफ करने वाले, सेवेज और सेवेज सिस्टम को क्लीन करने वाले, वहां पे अगर कोई मलबा या कूड़ा जम गया है तो उसको निकाल के बाहर लाने वाले, तो ऐसा मैन्युअल वर्क करने वाले लोगों की ही यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है। अब इससे ज्यादा जो मैन्युअल वर्क होता है जैसे कि गलियां साफ करना, जहां जहां पर काउस वगैरह लेटर करती है, गोट लेटर करती है, तो वहां पे उनका जो एक्सक्रीशन जमा होता है उसको उठाने वाले उन लोगों को तो यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं किया गया। फिर भी 50,000 नंबर गवर्नमेंट बोलता है और रियलिटी का नंबर तो उनसे 4 गुना ज्यादा है। तो अगर पहला जो स्टेप है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना है तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 2014 में कहा था कि भाई यहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। तो acceptance of the caste system is hierarchy of labor and division of laborers has also influenced the decision makers with regards to this dehumanizing practice। तो एक तो यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम का सिनारियो है कि जो यहाँ पर लेबर करेंगे और जिनको लेबर यहाँ पर मिलेगा वो एक तरह से कास्ट सिस्टम में अबाइडेड है कि उन्हीं कास्ट के लोग जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं पर कोई कुछ पकड़ के रखता है तो वो एक तरह से ये एक पॉइंट है। इवन यहाँ पर एक दूसरी चीज भी है कि कई लोकल गवर्नमेंट्स जो है यानी कि म्यूनिसिपालिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो और स्टेट एजेंसीज नहीं चाहती कि भाई इन लोगों के लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस लाए जाए जिससे कि इनके काम के अंदर इनकी मदद हो और सरलता हो। लेकिन यहाँ पर जो है इसी से तो इन लोगों को ये लूप होल बन जाता है एक पॉइंट तरीके से कि एक तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलती है, दूसरी गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसी की यहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं देखते वो लोग कि लोगों के लिए ये सारी चीजें हमें लेनी है। तो फिर बाद में बात निकल के आती है कि जो मैन्युअली काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके। तो यहाँ पर एक है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो यहाँ पर जो है क्लीन सेवेज सीवर लाइंस को साफ करने वाले मैन्युअली काम करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर एक्ट जो है परमिट करता है प्रैक्टिस इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन गियर एंड एंश्योर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे इनको काम पे रखने वाले यानी कि प्राइवेट बॉडी हो या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो तो उन लोगों को उन सभी वर्कर्स को सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखते हुए सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। लेकिन यहाँ पर लूप होल जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स और अलग अलग जो भी प्राइवेट पार्टीज है तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस लाना नहीं चाहते और इसी से ये लोग जो है अपना काम चला लेते हैं लूप होल से फायदा निकाल के। तो इस एक्ट के लूप होल से फायदे जिन्होंने निकाले हैं उनके कारण
पिछले साल उससे 2017 के अंदर 90 लोगों की मृत्यु हो जाती है जब भी वो क्लीनिंग वगैरह सेवेज लाइन साफ करते हैं, गटर में, नदी नालों में उतर के जो कूड़ा कचरा जमा होता है उनको साफ करते समय 90 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर स्कीम जैसी इंडिया के अंदर चलती है, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह, तो अगर उसके अंदर इतना फोकस कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा मैन्युअल जो क्लीनिंग करते हैं उनके नर्चरिंग के लिए और सोशल क्लाइमेट को उनके इनहेंस करने के लिए आप कुछ करिए। और यहाँ पर अगर लॉन्ग लास्टिंग कोई सॉल्यूशन लाना है तो जो डिसीजन और पॉलिसी है यहाँ पर उनके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को थोड़ी सी सुधार लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे राइटर एक पॉइंट बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है ये भी एक समस्या है, तो इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है ये पैसे खर्च नहीं करना चाहती, यही एक मेन इश्यू है। अगर गवर्नमेंट खुद अपना पैसा यूज करना शुरू कर देगी तो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है। जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर तो रोड रास्तों के ऊपर भी पोछे लगते हैं, इतनी क्लीनलीनेस होती है। तो उनके पास कैसे इतनी क्लीनलीनेस है? क्योंकि वो इतने डिवाइस यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स उन लोग के पास है। और हमारे देश की सरकार जो है वो इक्विपमेंट्स दिलाने में समझती नहीं है। इवन बात अब ये आ जाती है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो लोकल गवर्नमेंट तो खुद इतनी पैसे वाली है ही नहीं, और बजट में जो उनको पैसे मिलते हैं वो उतने उनके लिए भी कम पड़ते हैं, तो कैसे इक्विपमेंट्स ले पाएगी? यानी कि बात घूम फिर के पहुंच जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और यूनियन गवर्नमेंट को जो है इसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कराने की, यानी कि 100% सब्सिडी ही क्या, पूरा 100% उनके लिए इक्विपमेंट्स ही लाके देने होंगे, तभी जो है सिनेरियो थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं होगा आज ही भी। दूसरा जो आर्टिकल है शाइनिंग द लाइट, तो यहाँ पर जो है आरबीआई की ऊपर कुछ जवाबदेही बताई जाती है कि आरबीआई जो है वो आजकल जो लोन राइट ऑफ का सिनेरियो चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होते हैं बैंकों के, उनके ऊपर ये लोग जो है नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से बात को दबा देते हैं। तो यहाँ पर जो है बैंक जो है वो पहले लोन देता है तो कोई नहीं भर पाता तो उसके ऊपर फॉलोअप्स लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करता 90 दिनों के लिए, तो वो चीज आ जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर, जिसको बोलते हैं एनपीए। तो एनपीए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो पहले तो इसको रिटर्न ऑफ करते हैं, उसके बाद में इसको रिमूव करते हैं बैलेंस शीट से बैंक्स की। तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स जो है न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, उसके अंदर बताया गया कि भाई 2017-18 के अंदर 1,44,093 करोड़ रुपए जो है एग्रीगेट यहाँ पर आए थे सारी बैंकों के मिला के, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का टोटल हुआ। तो बाद में अगर 10 फाइनेंशियल ईयर की अगर यहाँ पे बात करें तो 4,80,094 करोड़ आए, और यहाँ पे इन अमाउंट में से 4,80,094 करोड़ में से 4,06,04 करोड़ जो यानी कि 83% जो रुपए थे वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से आए थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इंडिया की वो काफी घोटाले के अंदर चल रही है, काफी प्रॉब्लम्स के अंदर चल रही है। तो ग्रोस एनपीए अगर इंडियन बैंक का 31 मार्च तक का देखे तो ये 10.25 लाख करोड़ का है। ग्रोस नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तो ये 10,25,000 करोड़ का है। अगर टेक्निकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही बात करें तो पहले क्या होता है कि रिटर्न ऑफ हो जाती है, रिटर्न ऑफ हो जाने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल जाती है। लेकिन बैंक्स के लिए जो लोन्स होती है ये उनके लिए असेट होती है, उनके लिए लायबिलिटी नहीं होती। तो जो भी लोग लोन्स नहीं पे करते हैं तो बैंक के लिए वो चीज जब एनपीए के आती है तो बैंक के ऊपर वो बोझ बन जाती है। तो यहाँ पर काफी स्टेप्स है लिए गए हैं इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि उनसे कैसे सॉल्यूशन लाया जा सके। लेकिन जब भी ये रिटर्न ऑफ होती है तो बैंक के रिजर्व्स और सरप्लस के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलता है, ये डिक्रीज होती है। तो बैंक के लिए रिकवरी के दरवाजे है खुले हैं, वो ट्राई भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है बैंक के जो डेट है, ये बैड लोन्स जो हो जाते हैं, रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, तो ये सारे जो पैसे हैं उनको रिकवर करने के लिए फिर से बैंक को लोन लेनी पड़ती है, या फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही ढंग से चलाने के लिए इन लोग को कैपिटल और रिजर्व्स में से ये पैसे उठाने पड़ते हैं। तो अब तक क्या था कि बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है नंबर डिस्क्लोज कर देते हैं, हमारे पास इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और इतनी जो लोन थी हमने यहाँ से खारिज कर दी, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दी। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जब बिग डिफॉल्टर्स की लिस्ट मंगाता है
तो उनको जैसे लिंक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं लेंडर्स और बोरोवर्स की, तो वहां पर जो है आरबीआई ने बोला कि जो भी कोई इंडिविजुअल 100 करोड़ से ऊपर की लोन लेने वाला है तो पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करना है, रिकवरी के स्टैंडर्ड्स और सारी चीजें मेंटेन करनी है। दूसरा जो उनका गारंटर है उनकी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, और जैसे ही बड़ी लोन कोई नहीं भर पाता है तो बैंकों को अपना पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिवाइव करके देना पड़ेगा कि ये जो इंडिविजुअल है इन्होंने इस डेट के ऊपर ये लोन ली थी, अब ये लोग नहीं भर रहे, इतने यहाँ पर स्टेप्स लिए गए, फॉलोअप्स लिए गए, फिर भी नहीं भर रहे, ताकि ये आम आदमी को, लोकल जनता को पता चले। क्योंकि जो पैसे बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंक को यहाँ पर बूस्टअप पावर के लिए जो दिए जाते हैं, आरबीआई हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो उनके द्वारा, तो ये सारे पैसे जाते हैं टैक्स पेयर की जेब से। जो टैक्स पेयर है वो है आम आदमी, तो आम आदमी को पता चलना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ पहुंचे और किन किन लोगों के कारण से यहाँ पर पहुंचे। बैंक के अंदर सिस्टम के मुताबिक क्या होता है, जैसे ही लोन रिटर्न ऑफ हो जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से इसकी एंट्री निकल जाती है और बाद में इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते। लेकिन अगर जनता को पता चलेगा कि इस इंडिविजुअल की, मानिए कि ए पर्सन ने बैंक को 1000 करोड़ का चूना लगाया है और अभी वो इंसॉल्वेंट खुद को बता रहा है, लेकिन जब पब्लिक को पता चलेगा कि ये इंसॉल्वेंट बताने वाला इंसान इतना तो पैसा इसके पास लगता है और उड़ाता भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, प्लेन वगैरह में ट्रैवल करता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसी वाले घर के अलावा रहता नहीं है, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रहता, खाता पीता चलता सोता है, तो इसके पास जरूर से पैसे है, लेकिन इन्हें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए और जो लूप होल्स है उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने लोन नहीं भरी है। तो पब्लिक जो है, ऐसे बड़े लोन्स जब रिटर्न ऑफ होते हैं तो पब्लिक जो है वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला एक सोर्स बनेगा, और ये जो सिस्टम है उसके अंदर चेंज लाने की जरूरत है। आरबीआई को कंपलसरी कर देना चाहिए, हर बैंक के लिए कंपलसरी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, अगर कोई इंसान उनके पास से 100 करोड़ से ऊपर की लोन लेता है तो उसकी सारी डिटेल पब्लिकली छोड़ देनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए किन किन लोगों ने 100 करोड़ या उससे ऊपर की लोन बैंक से ली है, और वो बैंक कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, लेकिन यहाँ पर जो है सबके लिए ये इंफॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल चूना लगा के निकल जाता है, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या, दो बड़े नाम यहाँ पर, तो ये लोग जैसे भाग गए, ऐसे यहाँ पर 100 करोड़ से बड़े लोगों को जो लोन दी जाती है उनके नाम पब्लिकली इतने फेमस हो जाया करेंगे, तो बाद में इन लोगों का भागना भी रोका जा सकता है। और काफी सारे इसके अलग अलग पहलुओं पे एडवांटेजेस है, तो पब्लिक करना ये आरबीआई से अपील है, और अगर आरबीआई ये करती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके साथ जुड़े हुए और देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। अगर आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि शाम को आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स और काफी सारी नॉलेज यहाँ पर रोज बरोज पिरोसी जाती है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, लर्निंग विथ अस। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। वंदे मातरम।